आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे भारत देश में कहा जाता है कि हमारा भारत देश युवाओं का देश माना जाता है। हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन उन युवाओं को सही दिशा, सही रास्ता दिखाने वाला कौन होता है? वो हमारे देश में जो भी गुरुजी हैं, जो शिक्षक हैं, वो युवाओं को, भारत के भविष्य को एक नई दिशा देते हैं। तो ऐसे युवा शिक्षक हमारे गुरुजी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि आप शिक्षा देने के साथ साथ, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप एक कुशल नेता भी हैं, कुशल संचालनकर्ता भी हैं। तो इसी कड़ी में आज हमको समय मिला और आपने हमको हमारे चैनल पे समय दिया। श्री विवेकानंद मिश्रा जी, सर हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, आप एक अच्छे शिक्षक हैं, बहुत दिन से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इसके साथ साथ आप एक कुशल नेता हैं। तो इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई सर? हम सबसे पहले शुरुआत ही इसका जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है मिश्रा जी जी कि पढ़ाई के दौरान से ही मैं इलाहाबाद में संगठन कार्य से जुड़ गया था। जी और एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता था जी पढ़ाई के दौरान ही। और 2005 में जब मैं शिक्षक बना तो उसके बाद भी मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। मैं बस्ती का विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख रहा। तो वही शिक्षक मैं 2005 में बना और उसके बाद से मैं संगठन कार्य करता रहा। चूँकि शिक्षण कार्य एक निश्चित समय तक करने के बाद मैं खाली रहता था, तो वो मैं समय संगठन में देता हूँ। पहले मैं विद्यार्थी परिषद में था, भारतीय जनता युवा मोर्चा में था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री हूँ। जी सर, आज के टाइम में जैसा कि आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को और उसके साथ साथ आप नेता भी हैं, आज के टाइम में नेता बनने की होड़ मची हुई सर, एकदम विस्फोट हो रहा है, इतने नेता पैदा हो रहे हैं हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में। देखिए, वास्तव में नेता तो जनता बनाती है जी। कोई व्यक्ति स्वयं नेता अगर कह रहा है कि मैं नेता हूँ, उसके साथ अगर जनता का साथ नहीं है तो वो तो एक बेईमानी है। नेता तो जनता बनाती है। अगर आप जनता के साथ लोगों के सुख दुख में खड़े रहेंगे, उनकी समस्याओं को निस्तारित करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग आपका साथ देंगे। तो अगर आपके साथ लोगों की संख्या है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो अच्छा आप नेतृत्व करेंगे। जी सर, अभी हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, पूरे विश्व में ये इतनी भयानक महामारी आई। इस बीच में बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, पूरा देश बंद था, बिजनेस की समस्या आई, हर तरीके की समस्या आई और बच्चों को भी बहुत परेशानी हुई। इस टाइम की सर कैसी स्थिति दिख रही है बच्चों के लिए सर? देखिए, वास्तव में कोरोना ने दुनिया की गति को रोक दिया था। एक तरह से थम सी गई थी दुनिया। कितना संकट पूरी दुनिया वालों ने भी झेला, हम लोगों ने झेला, तमाम अपने लोग इस कोरोना में चले गए। जी। तो केवल पढ़ाई ही नहीं, हर प्रकार की समस्या रही। चूँकि विद्यालयों में क्या होता है कि बहुत सारे परिवारों के बच्चे इकट्ठा होते हैं और इस कोरोना के बारे में आपने देखा होगा कि ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने से ही ये समस्या तेज़ी से फैल जाती है। तो इसलिए विद्यालय बंद रहे और इसका प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। बच्चे घर पर के, यद्यपि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, लेकिन जैसा कि आमने सामने बैठ करके विद्यालय में पठन पाठन से जो बातें होती हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई में वो नहीं हो पाती। तो निश्चित तौर से इसमें मैं कहूँगा कि बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है। उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि जो समय बीत गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन ये है कि परिस्थितियों में ही हमको रास्ता खोजना रहता है ना। विषम परिस्थितियां हैं तो उसको चुनौती के रूप में लेकर के उसमें हमको कोई मार्ग खोजना रहता है। और ईश्वर की कृपा से अब कोरोना का कहर थमा है, फिर से विद्यालय खुले हैं, पठन पाठन शुरू हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब चूँकि टीकाकरण वगैरह चल रहा है, भविष्य में ये समस्या नहीं रहेगी और बच्चों का पठन पाठन चलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ।
सर आज के टाइम में जो बच्चे 10 साल 15 साल के हो जाते हैं उनको एक स्मार्टफोन मिल जाता है घर से, वो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक्टिव हो जाते हैं। जी जी जी। उसके बाद में आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आज के टाइम में बच्चे सबसे ज़्यादा राजनीति में सक्रिय होते हैं, उनका कितना भविष्य सर इसमें सुरक्षित है? राजनीति में? जी जी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा राजनीति में वास्तव में ये जो बच्चों की बात आप करें वह किशोरावस्था होती है आकर्षण की अवस्था। इसमें जो है बच्चों की रुचि जिस क्षेत्र में हो जाती है वो उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और रही बात, देखिए कोई क्षेत्र बुरा नहीं होता, चाहे राजनीति हो या प्रशासन हो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र बुरा नहीं होता। जी जी। अगर आप उसमें मन से ईमानदारी से काम करते हैं तो कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं है। राजनीति में भी अगर बच्चे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आना है देश नहीं की सर, जैसे उनका एक टाइम लिमिट होता है कि अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब कोई बच्चा 10-12 में पढ़ रहा है, इंटर में है, वो राजनीति में भी सक्रिय है। आज के टाइम में सर बहुत ज़्यादा ऐसे युवा उसमें रैली की शोभा बन जाते हैं। देखिए ये तो गलत बात है, ये इसको मैं भी ठीक नहीं मानता हूँ। और कि बच्चों को जब उनका पढ़ाई का समय है तो उस दौर में वो नेताओं के पीछे पीछे घूमें, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि नेतृत्व की जो क्षमता होती है वो कॉलेज लाइफ से ही शुरू हो जाती है ना। हम लोग भी जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे या आपने देखा होगा पहले कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव भी होते थे। जी जी। तो वो भी एक तरह से नेतृत्व की क्षमता का उससे विकास होता था बच्चों के जी। लेकिन वो चीज़ ठीक है। अपनी पढ़ाई छोड़ करके आप किसी नेता के पीछे घूमते हैं जी, ये मैं उचित नहीं मानता। जी। सर जैसा कि ये कहा जाता है, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से जिला महामंत्री भी हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का यह आरोप रहता है कि बीजेपी ने युवाओं को सबसे ज़्यादा रैली की शोभा बनाया है, सबसे ज़्यादा यूज किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रैली की शोभा बढ़ाया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है जी, चाहे वो अभी मैं कुछ प्रमुख चीज़ें आपको बताऊं कि चाहे वो धारा 370 को समाप्त करना, कश्मीर से जो कश्मीर के एक तरह से अभी कुछ सालों पहले तक भारत का होते हुए भी कहीं ना कहीं मन में हम लोगों की खटक रहती थी धारा 370 के कारण, वो समाप्त हुआ। जी जी। उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, आस्था बढ़ी और युवाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रवादी युवा हैं वो कहीं ना कहीं उनका आकर्षण बढ़ा जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रैली की शोभा बनने के लिए आए हैं, है ना। उनकी रुचि थी, उनका समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, चाहे ये धारा 370 का या राम मंदिर बहुत बड़ा विषय था, बहुत दिनों तक ये समस्या लंबित थी, नहीं हो पाई। सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया, चीन के साथ कितना मजबूती से हमारे सैनिक लड़े। तो इन सब से जो क्या है, सबसे ज़्यादा हमारा आप जान रहे हैं कि हमारी लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा की आबादी युवाओं की है जी। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा वर्ग उससे प्रभावित होगा जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, इसका आकर्षण युवाओं में था और इसी वजह से, इसी आकर्षण की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जी। तो आकर्षण, युवा जुड़े, बहुत सारे हमारे युवा आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, अनुराग ठाकुर जी वगैरह और तमाम ऐसे युवा हैं जो बहुत दिनों से सांसद हैं। अपने बस्ती के ही सांसद हरीश द्विवेदी जी ही 40-42 साल की उम्र में ही सांसद हो गए थे। तो जाहिर सी बात है जो पार्टी अच्छा काम करेगी उससे लोगों का जुड़ाव होगा जी। उसको ये हम नहीं कह सकते कि रैली की शोभा है। सर आप एक कुशल अध्यापक के साथ साथ में एक कुशल नेता हैं, जैसे कहीं भी आप जाते हैं आपको अच्छा सम्मान मिलता है पार्टी में।
कैसे इस दोनों कार्यों को कैसे आप मैनेज करते हैं सर? पढ़ाने के बाद में फिर वहाँ पे पार्टी का भी काम, देखिए इतनी एक्टिविटी आपकी रहती है, इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है सर? देखिए, जब आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों की प्रशंसा मिलेगी, लोग संतुष्ट होंगे, तो वही ऊर्जा हो जाती है। जी। है ना। पढ़ाई के विद्यालय के का जो एक निर्धारित समय है, मैं विद्यालय में समय देता हूँ। जी। उसके बाद जो समय मिलता है उसको मैं संगठन को देता हूँ। जी। और दोनों काम में प्रयास करता हूँ, दोनों काम की पूरे ईमानदारी से, पूरे परिश्रम से करूँ। इसलिए जब आप कोई काम अच्छे ढंग से करना चाहेंगे तो स्वयं को भी संतुष्टि मिलती है। अगर काम आप अधूरे मन से कोई काम करते हैं तो स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता और सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं जो काम करूं उसको पूरे मन से करूं। जी। और जब आप मन से करेंगे तो जो लोगों की जो संतुष्टि होती है, जो लोगों की प्रशंसा रहती है, वो आपके लिए ऊर्जा का काम करती है। और वही ऊर्जा है, उसी से चलता रहता है। सर, आप मंच संचालन बहुत अच्छा करते हैं, ये कैसे आपने सीखा सर? इतना अच्छा आप करते हैं, आपकी आवाज़ में इतनी मिठास रहती है सर, लोग खुश हो जाते हैं आपकी आवाज़ सुन के। देखिए, ये तो लोगों का प्रेम है, स्नेह है कि लोग अच्छा मानते हैं। मैं तो बस जो जिम्मेदारी रहती है, चाहे संचालन की हो या जो भी है, उसको अच्छे से करने का प्रयास करता हूँ। बाकी लोगों को अच्छा लगता है, ये उनका प्रेम है, स्नेह है। सर, ऐसा कभी हुआ कि आप मंच पे खड़े होकर और संचालन कर रहे हो और कोई आपके विद्यालय का कोई स्टूडेंट आए, बोले सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसा सर कभी हुआ है? देखिए, ज़्यादातर जो कार्यक्रम, विद्यालयी जो कार्यक्रम होते हैं तो उसमें तो ऐसी बातें होती हैं नहीं, लेकिन पॉलिटिकल कार्यक्रम में ऐसा कभी नहीं तो हुआ। बाद में आप उसको सर डांटेंगे कि चलो विद्यालय में बताते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिकल कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है, एक सिस्टम होता है कि उसमें चूँकि एक निर्धारित फोरम के लोग, ये पहले से ही तय रहता है जैसे कि किसको बोलना है, किस तरह से कार्यक्रम है, तो उसमें बच्चों का कोई वो नहीं रहता। हाँ, पॉलिटिकल कार्यक्रम में ये रहता ज़रूर है जी कि बहुत सारे नेता हैं, वो बोलना चाहते हैं जी। सबकी इच्छा होती है मन से भाषण करने की, मन से बोलने की, मन से उनका नाम बोला जाए। तो ये हो नहीं पाता, तो कुछ लोग नाराज़ भी रहते हैं। थोड़ा सा मन संचालन करना, बड़ा संचालन करने पर बाहर दूर से देखने तो लगता है कि यार बड़ा अच्छा काम है, बहुत जो है लोग देख रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, इनको बड़ा अच्छा, लेकिन वास्तव में बड़ा दबाव भी रहता है जी। दबाव ये रहता है कि एक तो आपको कार्यक्रम को बहुत सिस्टम से चलाना रहता है। कार्यक्रम संचालन की बड़ी भूमिका होती है कि कार्यक्रम सही तरीके से चले, सही प्रकार से चले, व्यवस्थित रूप से चले, कोई अव्यवस्था ना हो, तो उसको देखना रहता है। पॉलिटिकल कार्यक्रम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मन से उनको बुलाया जाए, उनको बोलने का अवसर दिया जाए, उनका नाम लिया जाए। ये हर बार संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कभी कभी कुछ लोगों के मन में ये बात भी रहती है कि हमको नहीं अवसर मिला, तो कुछ लोग नाराज़ भी रहते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि जो फोरम है, जो सिस्टम है, मंच की जो मर्यादा है, मैं उसको बनाए रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। उस समय मैं वास्तव में ये नहीं ध्यान देता कि कोई बुरा माने या अच्छा माने। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो मंच की व्यवस्था हो वो ठीक से चले। जी सर, कई बार आप मंच पर एक कवि के रूप में नज़र आते हैं, बहुत अच्छी लाइनें आपकी रहती हैं, बहुत अच्छा आपका जो कई बार आपने कविता भी सुनाया है, जैसे बस्ती महोत्सव में आपने कई बार वहाँ पे लोगों को हंसाया भी है। तो थोड़ा सा 2-4 लाइन हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, ऐसा है कि वास्तव में मैं अपने को कवि तो नहीं मानता, लेकिन लिखने की शुरुआत में जब पढ़ाई के दौरान मैं इलाहाबाद था जी, तो उसी समय मैं लिखता रहता था जी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी कार्यक्रमों में अक्सर काव्य प्रतियोगिता वगैरह होती थी, उसमें भाग लेता था। फिर 2000 के आसपास मैं आकाशवाणी इलाहाबाद से जुड़ा जी। और मैं लगभग 2-3 सालों तक नियमित रूप से मैं आकाशवाणी पर जाता था। वहाँ से हमारी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियाँ, जी। मैंने कई कहानियाँ भी लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ वहाँ से प्रसारित भी हुई हैं।
तो एक लेखन की आदत थी, यद्यपि मैं उसको बहुत रेगुलर बढ़ा नहीं पाया। कभी कभी ऐसे जो है मन में आ जाता है तो कुछ लिख लेता हूँ, और वही अवसर मिलता है मंचों से तो वही आप लोगों के सामने। सर कई बार आपने कविता रखा, मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा 2 लाइन ही सुनाएं सर। अब इसमें मैं क्या सुनाऊं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है जी। लेकिन ये है कि एक बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी बालिका भ्रूण हत्या पर। जी जी। तो उस कविता को मैं शेयर करूंगा कि किस प्रकार से आज हमारे समाज में बालिकाओं की जो भ्रूण हत्या हो रही है जी। यद्यपि मैं थोड़ा सा आप गीत और गज़ल वगैरह ज़्यादा लिखता हूँ, लेकिन गंभीर विषय पर भी मैंने कुछ लिखे थे। तो उसमें से एक कविता है मेरी बालिका भ्रूण हत्या पर कि जन्म से पहले ही उसने मृत्यु को देखा, जन्म से पहले ही उसने मृत्यु को देखा, कह उठी नन्ही कली है भाग्य की रेखा। कह रही थी वह अजन्मी एक कथा कि जन्म से पहले भी होती है व्यथा। मासूम थी, अपराध क्या वह कर रही थी, लड़की नहीं क्या गर्भ में विष बन रही थी। लड़की होने की सजा वह पा गई और जन्म से पहले ही वह मुरझा गई। सोची कि मेरा जन्म ही अभिशाप है, सोची कि मेरा जन्म ही अभिशाप है, जब स्वयं ही भक्षक बने माँ बाप है, जब स्वयं ही भक्षक बने माँ बाप है। कितनी दुखद स्थिति है सर कि आज हमारे समाज में इस प्रकार की समस्या आ रही है। बहुत बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे जो पढ़े लिखे समाज में भी ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैं तो कहूँगा कि जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ इस तरह की घटनाएं कम हो रही हैं, ना के बराबर हैं जी। ये पढ़ा लिखा हमारा समाज इस रास्ते पे जा रहा है, ये दुर्भाग्य का विषय है। सर आज के टाइम में नेताओं की नहीं कमी है जी। तो नए नए डेली नेता बनते रहते हैं कि उनका डेली बैनर पोस्टर लगता रहता है, नए नए नेता लॉन्च हो रहे हैं, चुनाव भी आने वाला है जी। क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जो नेता बन रहे हैं उनके अंदर किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, उनको अपने अंदर कितना इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए कि वो एक अच्छे नेता के रूप में समाज के सामने आए। उनके लिए कुछ टिप्स आप ज़रूर बताएं सर। देखिए उसमें टिप्स क्या, आजकल की जो नेतागिरी, आजकल क्या राजनीति का यही रहता है, बहुत सारे लोग जो है उसमें स्वार्थ वाली राजनीति कर रहे हैं आजकल, वो बहुत अच्छा नहीं होता। और मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति अगर आप कर रहे हैं, लोगों को इनका नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो ये काम तभी अच्छे ढंग से हो सकता है जब आप लोगों के सुख दुख की चिंता करेंगे जी। एक नेता के रूप में आपका ये दायित्व बनता है कि जो व्यक्ति आपसे अपेक्षा रखता है कि आप उसकी ज़रूरतों पर उसकी मदद करें, तो वो होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है कि स्वयं भी नेता को संज्ञान में लेकर के जो क्षेत्र की, जो समाज की जो समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा गांव, हमारा जिला, हमारी विधानसभा, हमारा लोकसभा, हमारा प्रदेश, हमारा देश कैसे आगे बढ़ सके जी, वहाँ के लोगों का जनजीवन कैसे बेहतर हो सके, वहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं, पढ़ाई की, मेडिकल की, आवागमन की कैसे बेहतर कर सकें, ये नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए और करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप इस पीढ़ी तक में ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों तक आप आदर्श बने रहेंगे जी। सर जो भी युवा आपको सुन रहे हैं उनके लिए सर क्या मैसेज है आपका? मैं यही कहूँगा कि अपनी युवा शक्ति का प्रयोग अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए करते रहिएगा। अपने कर्तव्य को अपना धर्म समझ करके उसको पालन करना, आपको जो भी जिम्मेदारी मिल रही है उसको ईमानदारी पूर्वक निभाना, उसको निष्ठापूर्वक निभाना, और सबसे बड़ी बात है जीवन में कभी आत्मविश्वास को नहीं खोना।
अगर आपने अपना आत्मविश्वास बनाया है तो बहुत बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आप चुटकी में हल कर सकते हैं। इसलिए मेरा तो सबसे बड़ी चीज़ है, कहना है अपने युवा साथियों से कि आत्मविश्वास को नहीं खोना और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो कोई भी समस्या आपके पास आएगी भी तो टिक नहीं पाएगी, वो दूर हो जाएगी। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चुनौतियां सबके जीवन में रहती हैं, उन चुनौतियों के से आपको निपटना है, उनको समाप्त करना है और आगे बढ़ना है। हमारा ये जो जीवन है, ये छोटा सा जीवन है, इसमें ऐसे ही कुछ कर जाना कि आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। समस्याएं सबके सामने हैं, इसलिए उनसे घबराना नहीं, बस हंसते मुस्कुराते आप उन समस्याओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाइए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से प्रेम करिए। जब आप अपने घर, परिवार, समाज से प्रेम करेंगे तो निश्चित तौर से आपको अपने से भी प्रेम होगा, और जब अपने से प्रेम होगा तभी आप सब जो है सबके लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं अपने युवा साथियों से यही कहूँगा कि सकारात्मक सोच के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए हुए आप आगे बढ़िए, तो आप सबके लिए, अपने लिए भी आप अच्छा कर सकते हैं, औरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आप सभी श्री विवेकानंद मिश्रा जी को सुन रहे थे, जो कि आपके जीवन के बारे में आप सभी ने जाना कि किस तरीके से आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, किस तरह से समाज को एक नई दिशा देते हैं, और उसके बाद में आप पॉलिटिक्स में भी इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि आप सभी भी आलसी मत बनिए। आज के टाइम में लोग एक काम करते हैं तो बोलते हैं अब मैं दूसरा काम नहीं कर सकता, मैं तीसरा काम नहीं कर सकता, मैं थक जाता हूँ, मैं इतना नहीं भाग पाऊँगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही सीख देना है कि जब आप एक्टिव रहेंगे, जब आप आलसी नहीं रहेंगे, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहे आप एक कवि के रूप में मंच पे खड़े होते हैं, संचालन करते हैं आप मंच का, चाहे आप बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में, तो ये सब करना कैसे संभव हुआ? जब आप एक्टिव रहेंगे, जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि आप सभी अपना कॉन्फिडेंस मत, आत्मविश्वास में फुल चार्ज रहिए, तो आप बिल्कुल भी किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप फेलियर का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि आदरणीय मिश्रा जी ने सब कुछ आपको बता दिया है। तो आप सभी केवल इतना ही अपने मन में सोच बनाए रखिए कि मैं कोई इच्छा लेकर चलूं और पूरा आत्मविश्वास भरा रहे कि मैं इसको कर ले जाऊंगा, मैं हारूंगा नहीं। निश्चित रूप से आप सभी की जीत होगी। सर, हमारे साथ आप जुड़े और इतना सब कुछ आपने समझाया, इतना ज्ञान दिया। जो भी युवा साथी सुन रहे थे, हर किसी को आपने हर तरीके से, चाहे नेता बनना हो, चाहे कवि बनना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, हर तरीके से आपने समझाया इतने अच्छे से। इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपको भी और हमारे सुनने वाले साथियों को भी। नमस्कार। धन्यवाद।